नमस्कार। आज हम योग गुरु सीरीज में स्वागत करते हैं हमारे बड़े भैया हरीश चंद्र जी का, जो बहुत ही सुंदर योगिक लाइफ के रूप में योग में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरीश चंद्र जी आपका। नमस्ते मोनिका जी। धन्यवाद। तो हरीश चंद्र जी ने करीब 1998 से, मतलब बाल्यकाल से ही, इन्होंने, इनके पिताजी भी योग गुरु रहे, इनके घर में ही योग होता था। तो 1998 से योग सीख रहे हैं, योग के संपर्क में हैं। फिर 2015 से जब पहला योग दिवस के थ्रू वो एक प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करी, तो बहुत ही सुंदर योगिक लाइफ, योगिक ट्राइब और बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट के लिए भी, यूनिवर्सिटीज के लिए भी और समाज के लिए भी बहुत अच्छे योग में वर्क कर रहे हैं। ये बिल्कुल लाइफ लॉन्ग, ऐसे कहते हैं कि मैं योगा टीचर नहीं हूँ, लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ वेदांता और योगिक साइंसेस का। तो ये बहुत ही सुंदर बात कही है आपने। और महाराष्ट्र योग शिक्षक संघ के एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट है बहुत ही सुंदर पुणे में, उसके कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के ये एचओडी, योगा डिपार्टमेंट के एचओडी रहे हैं। बहुत ही सुंदर वो योग और पंचकर्म के माध्यम से कैंसर का भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है भैया आपका स्वागत करते हुए हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपकी योगा जर्नी कैसे शुरू हुई, अगर आप बताना चाहें तो प्लीज। किस तरीके से आपको लगा कि हाँ, योगा अब ये मेरे लिए है? जैसे योगा सीखते थे आप, करते थे, लेकिन एक प्रोफेशनली जर्नी कैसे शुरू हुई? आ, ऐसे अंग्रेजी में एक कहावत है, समथिंग यू आर डूइंग और समथिंग इज हैपनिंग। तो मैं हमेशा सोचता था कि आई एम नॉट डूइंग, समथिंग इज हैपनिंग विथ मी। तो या जैसे जैसे मैं कहीं पे जाता था तो मुझे खींच के योग में ही आना पड़ता था। महाराष्ट्र में हम देखेंगे तो महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय करके है, जो विठ्ठल भगवान को मानते हैं, जी। और ज्ञानेश्वर जी, संत तुकाराम जी, इनके बड़े बड़े संत होके गए, तो घर में वो पहले से माहौल था। तो छठे सिक्स स्टैंडर्ड में था तब मैंने प्रवचन जो है और कीर्तन किया था पंढरपुर में और आळंदी में, जो हमारे गुरु जी थे उनके। तो पहले से ही जो ग्रंथ थे, श्रीमद् भगवद गीता है या वारकरी संप्रदाय के जितने ग्रंथ है, उस पे अच्छी पकड़ थी घर में। कई घरा मतलब कई पीढ़ियों से वारकरी संप्रदाय चला आ रहा था, तो थोड़ा सा उस तरफ मैं इंक्लाइन था ही पहले से। स्कूल में था तो मैं मल्लखांब में, रोप मल्लखांब में स्पोर्ट्स में था, तो थोड़ा सा एक फिजिकल फिटनेस की तरफ भी ये था। और हमारा जो स्कूल था वो श्री लोकमान्य तिलक जी जो संस्थापक थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तो उस स्कूल में था। तो वहां पे थोड़ा सा भारतीय संस्कृति, फिर उसके बाद मल्लखांब, भारतीय खेल, इसको ज्यादा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दिया जाता था। तो पहले से योग के प्रति थोड़ा आकर्षण था। फिर घर में वैदिक परंपरा थी, वारकरी संप्रदाय की परंपरा थी। और पहले से बचपन से ही घर में जो योग के बहुत सारे लोग आते थे, या विशेषतः आध्यात्मिक लोग ज्यादा आते थे जो वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे, तो वो बहुत सब बढ़िया। चलता था। श्रावण में ज्ञानेश्वरी पढ़ते थे। तो एक बार मैं छठी या सातवीं कक्षा में था, तो जो पढ़ने वाले थे वो नहीं आए, तो मुझे कहा कि तुम पढ़ो, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो ऐसे उस समय मैं बोलता था कि समथिंग इज हैपनिंग, आई एम नॉट डूइंग। तो ग्रेट। जैसे जैसे मैं अगर कहीं अन्य चीजों में मेरा ध्यान लगता था कि मैं ये करूं, तो वहां से मैं बहुत अच्छी तरह फुटबॉल खेलता था, फिर भी मुझे हमेशा मैं मल्लखांब में या और देसी खेलों में जाता था। तो मुझे ऐसे लगा कि कहीं तो मुझे मेरी जो डेस्टिनी है वो फिर से यहाँ पे लेके आ रही है। लेके आए। जैसे आपने शुरुआत में बताया कि मेरे पिताजी भी, तो मैं वो करेक्ट करना चाहता हूँ, वो योग गुरु नहीं थे, वो योग को फॉलो करते थे और रोज ओके। सुबह जाके योग करते थे। तो ओके। उनकी भी एक ये रहती थी कि आप योग करो, योग बहुत अच्छा होता है। और उसी समय आपने देखा रहेगा वो जो दौर था 96 से लेके जी। 2005-7 तक, रामदेव जी बाबा जो थे उनको बहुत लोग फॉलो करते थे, वो पुणे में भी आए थे। पहले मैं आयंगार इंस्टीट्यूट में भी जाके योग देखता था। वो भी मुझे बहुत हमेशा आकर्षित करता था। तो वाह। मेरा पहला फोकस था, क्योंकि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स मैं मेरी पढ़ाई पे देता था, बट जब भी समय मिलता था तो मेरे जीवन में कुछ आध्यात्मिक लोग आ गए। एक हमारे गुरु जी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार है, अभी उनकी 99 एज है, बट आज भी इस एज में वो चलते फिरते सब कुछ, उनके पंच ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सब सब उन्होंने ठीक रखे, और जैसे हम कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार जीवन जीते। तो ऐसे लोगों का सहवास मिला और वो बहुत बढ़िया। आध्यात्मिक थे। और उसके कारण मैं थोड़ा सा, मेरी योग की जर्नी शुरू हुई। हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, उनका जो प्रथम वर्ष होता था, प्राथमिक होता था, तो वो मुझे बुलाते थे एज अ योग टीचर, क्योंकि मैं स्वयंसेवक भी था, द्वितीय वर्ष वाह। शिक्षित था। तो वो मुझे बुलाते थे और योग के लिए बुलाते थे।
तो मैं हमेशा सोचता था कि मुझे लोग योग में ही बुला रहे, तो अच्छा लगता था, अप्रिशिएट करते थे। फिर जाके पढ़ाई तो चलती रहती थी। तो मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया कि योग जो है वो आपकी, हम जो बोलते हैं कि जीवनचर्या है हम्म। या आपका उदर निर्वाह है, वो आपको पहले तय करना पड़ेगा। अगर आपको उसको उदर निर्वाह बनाना है तो उसके लिए आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, और आपकी वो जीवनचर्या है तो उसको आपको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने तब इतना सोचा नहीं, क्योंकि मैं ट्वेल्थ या फर्स्ट ईयर में था। बट बाद में 10 साल के बाद मुझे पता चला कि उनको, उनका जो कहना था कि तुम्हारी वो जीविका है या उपजीविका है। तो हम्म। मुझे उसको उपजीविका तो नहीं बनाना था, कभी मन में ही था नहीं, तो मैं तो करता था। बट उसको मुझे जीविका बनाना था। उपजीविका का साधन तो बहुत थे मेरे पास। तो फिर एक बार ऐसे हुआ, 2015 में एक इंस्टीट्यूट ने मुझे बुलाया एज योग योग के बारे में बताने के लिए। तब इतना लोगों को योग के बारे में पता नहीं था, पुणे जैसे शहरों में भी, मतलब जस्ट कि वह रामदेव जी स्वामी आते हैं योग लेते हैं, या अयंगार जी इंस्टीट्यूट में लोग योग करते हैं, या बगीचे में लोग योग करते हैं। बट योग इतना राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और पहला योग दिवस था। जी। तो कुछ संस्थाएं थी योग की, उन्होंने प्रोग्राम चल रहे थे। एक इंस्टीट्यूट ने मुझे बुलाया था, मैंने उनको योग के बारे में बताया, आसनों के बारे में बताया। और फिर उन्होंने एक छोटा सा मेरा एक एक छोटा सा सत्कार किया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी बार हमने योग में प्रोग्राम किया बट किसी ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया। तो फिर हमारी चर्चा होती गई, तो लोगों ने कहा सर आप ये बहुत अच्छा कर रहे हो, बट जैसे आपने कहा कि आपको उसकी उपजीविका नहीं बनानी, अच्छी बात है, आप जीविका उसको एज एक योग साधक करके आप जी रहे हो, या उसका जो साइंस है, क्योंकि क्या होता है ना, योग के बारे में लोग मिसकंसेप्शंस भी रहते हैं, और वो मिसकंसेप्शंस क्या है कि योग एक व्यायाम है, या योग तो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, या योग को कोई साइंटिफिक बेस नहीं, ये मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैंने उसको थोड़ा सा है ना साइंटिफिक वे से जानना शुरू कर लिया। और वो जानते जानते मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जो लोग बहुत, मैं जिनको फिट समझता था, जिनको हेल्थी समझता था, तो उनको क्रिटिकल इलनेस का सामना करना था। तो मुझे क्वेश्चन मार्क आया कि ऐसा क्यों होता है। तब मुझे जो आधार दिया वो अध्यात्म ने दिया और आयुर्वेद ने दिया। तो उन्होंने कहा कि योग मात्र व्यायाम है, उसको अगर आप आयुर्वेद की जोड़ देंगे, उसको आप अध्यात्म की जोड़ दोगे, तो आपके तीनों शहरों पे काम होगा। और उसके बाद मैंने काम शुरू किया, उसका जो मंथन है वो मंथन निकल के आया, जो 2015 में मैंने एक संस्था शुरू की। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक आप अकेले कर रहे हो, उसको एक संस्था का रूप दो, एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप दो। और उस ऑर्गेनाइजेशन का रूप देने के बाद लोग आपसे जुड़ेंगे, फिर आपका काम अच्छा हो जाएगा। और वो काम शुरू हो गया 2015 में, जिसको हमने प्रॉपर एक उसका लोगो, उसका टैग लाइन, ये सब कुछ बना के वेबसाइट की संस्था शुरू की। जो हमारे मेरे सारे स्टूडेंट्स ने ही उसको सपोर्ट किया, और योग के जितने भी मेरे जो मेंटोर कह सकते हैं उन्होंने सपोर्ट किया, और वो संस्था का जन्म 2015 में, जिसको अभी 2025 में 10 साल पूरे हो रहे हैं। बहुत दैट इज बढ़िया। योगिक लाइफ। अब ये होने के बाद, ये तो चल रहा था ऑर्गेनाइजेशन स्तर पे कि हम लोगों को योग के बारे में सिखाया, विशेषता साइंटिफिक वे से। जैसे हमारे पुणे में एक बीजे मेडिकल कॉलेज है, जो इंडिया का सबसे बड़ा अच्छा मेडिकल कॉलेज है। तो वहां पे मुझे बुलाया था कि प्राणायाम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका कैसे संबंध है। तो वाह। मेरे लिए बहुत चैलेंज था, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट नहीं था, मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट था। हाँ हाँ बट हाँ मैंने उनको पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया, आप तो हाँ। दूसरे और किसी को भी बुला सकते हो। तो उन्होंने कहा कि सर, आप जहाँ आपके हम पोस्ट देखते हैं, या आपके हम जो भी ऑडियो या वीडियो सुनते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, उसमें एक साइंटिफिक बेस होता है, तो वो हमें अच्छा लगता है। तो मैंने जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी थे एमबीबीएस के, तो उनको समझा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी बोला कि सर, हम ऐसा समझते थे कि योग तो ऐसे उसके पीछे कुछ साइंस ही नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट साइंस है। फिर मुझे अच्छा लगा, फिर 2017 में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा, जहाँ पे पूरे विश्व से लोग आते हैं पंचकर्मा करने के लिए और योग के लिए। तो वहां पे मैं योग शिक्षक करके एज अ विजिटिंग फैकल्टी या विजिटिंग योग शिक्षक जाता हूँ, जिन्होंने अभी मुझे जी। ऑनबोर्ड किया एज हेड ऑफ बहुत द बढ़िया। डिपार्टमेंट। हाँ उसके। तो तब मुझे पता चला कि ये जर्नी साइंटिफिक होनी जरूरी है। और साइंस मतलब क्या, कि जैसे आदि शंकराचार्य हमेशा कहते हैं कि जो भी आप काम करते हो, तो वो वेद सम्मत होना चाहिए, वो व्यवहार सम्मत होना चाहिए, और वो विज्ञान सम्मत होना चाहिए। जी। ये तीनों जी। स्तर पे अगर वो काम होता है, तो उसको जगन मान्यता मिलती है। तो ये जग मान्यता मिलने के लिए फिर मैंने स्टडी की खुद की।
उसके लिए मैं मैसूर गया, मैसूर में अष्टांग विन्यास सीखा। फिर आयुर्वेद तो मैं सीख ही रहा था, ऐसे गुरुओं से सीख रहा था कि जिनको तेरह तेरह पीढ़ी आयुर्वेद में है। और बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे मतलब मिले, वो मेरा भाग्य है। और फिर उसके बाद मैंने एक साइंटिफिक स्टडी शुरुआत की, और उस स्टडी से जो मंथन करके निकला वो था त्रिशरीर चिकित्सा। तो ये हम्म। त्रिशरीर चिकित्सा इसलिए था क्योंकि सिर्फ आप व्यायाम करके योग करोगे तो उससे आपका शरीर ठीक हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट योर सेटल बॉडी, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, उसके लिए जरूरी है आपको आयुर्वेद और अध्यात्म की। और बहुत उसके ऊपर बढ़िया। जो कारण शरीर है, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, उसके लिए जरूरी है वो है आपका अध्यात्म और ज्ञान। और एग्जैक्टली फिर exactly. वो जैसे जैसे निखरता गया, आगे आगे गया, फिर हमने कोर्स डिजाइन किए, और वो अभी जर्नी हमारी बहुत बढ़िया। शुरू है। तो जब अपने से आपने तो बिल्कुल सही कह रहे, लेट द फ्लो फ्लोज, जो मेरा जैसे बिल्कुल मतलब कोई आपको जैसे उस दौरान आपको लगा क्या कुछ चैलेंजेस जब आपने जैसे योग दिवस के बाद और उस टाइम, मतलब वो क्या किस तरीके से जैसे रहा कि डिसीजन मेकिंग, या कोई चैलेंजेस भी आए होंगे आपको योग में? जैसे आपने कहा कि योग एक फिजिकल के रूप में ही ज्यादा लोग समझते थे, जब उन्होंने आपने उनको साइंटिफिक अप्रोच दी तो इन चीजों में कुछ चैलेंजेस आए होंगे। ये मैं इसीलिए पूछ रही हूँ भैया, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करेंगे उनको बड़े चैलेंजेस फील होते हैं। तो वो बड़ा क्योंकि योग एक पेशेंस वाला सब्जेक्ट है, पेशेंस वाला काम है। तो वही आजीविका और उपजीविका, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस दौरान आपको चैलेंजेस भी आए होंगे, कहीं सम्मान भी मिला, कहीं पैसा मिला, कहीं कुछ किस तरीके से मिला। तो वो जर्नी कैसे आपकी स्टार्ट हुई? जैसे आप कह रहे हैं कि आप शुरू से ही योग में भी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट से काम किया, मेडिकल कॉलेज में भी आपने पढ़ाया, तब भी आपको कुछ कुछ चैलेंजेस ऐसे महसूस होते होंगे। तब आप कैसे अपनी जर्नी आगे बढ़ाते थे? देखो, आपने जो प्रश्न पूछा है ना, वो प्रश्न बहुत सटीक प्रश्न पूछा है। क्योंकि ये प्रश्न, हम जो योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स लेते हैं या कहीं पे भी मैं जाता हूँ, तो जो एस्पिरेंट योग टीचर है या हम्म। एस्पिरेंट जिनको करियर करना है, वो लोग ये क्वेश्चन पूछते ही हैं। दूसरा, अभी जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि इसकी पूर्व पीठिका भी पे चर्चा करना बहुत आवश्यक है कि बहुत सारे योग में जो लोग आ रहे हो दो प्रकार के। एक है कि जो ट्वेल्थ में वगैरह है और घर के लोग कहते हैं कि यार योग में भी थोड़ा सा हिस्सा लो, योग भी करो, जो यंग है, जिन्होंने योग को एज अ करियर चुनना चाहते हैं। दूसरे एक है कि जिन्होंने अपना करियर आईआईटी में किया है, आईएम में किया है, बहुत सारी जगह पे किया है, और अभी उनको पता चला है कि अरे ये सब मैंने किया बट जो मुझे चाहिए था वो नहीं हिट हो रहा है, तो फिर अभी वो योगा में आना चाहते हैं। तो ऐसे दो प्रकार के लोग योग टीचर बनना चाहते हैं। अभी जो पहले है वो, उसको कोई योग शिक्षक बनना चाहता है, स्कूल में नौकरी चाहता है। कोई चाहता है कि मुझे जो सब कुछ मिला बट कुछ तो नहीं मिला, वो मुझे पता नहीं क्या नहीं मिला, उसके लिए वो योग में आना चाहते हैं। तो ये दोनों लोग जो योग में आना चाहते हैं, उनके लिए जो ये जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरी जो जर्नी शुरू हुई, जैसे मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है मैं आपको बताता हूँ, कि मैंने जो कहा कि डूइंग एंड हैपनिंग, जो मेरे साथ हो रहा था वो हैपनिंग हो रहा, मतलब समथिंग इज हैपनिंग नॉट डूइंग, मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो वैसे लोग आते गए। और मैं आपको बताता हूँ, हमारी जितनी भी शिक्षा पद्धति हम अगर देखेंगे, हम्म। जिसको हम कहते हैं उपनिषदों से, तो वो गुरु शिष्य संवाद है। तो जब तक आपका संवाद नहीं होता है, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम्म। क्योंकि देखो, हमारे जो पूर्वज थे, मनीषी थे, उनके पास क्या लिखने की विद्या नहीं थी क्या? क्या वो उस समय रोबोटिक्स एआई नहीं बना सकते थे क्या? बिल्कुल बना सकते थे। बट वो चाहते थे कि उपनिषद यानी गुरु के साथ बैठ के उसका आप ज्ञान दें। हम्म। और मैं अभी भी देखता हूँ कि योग एक ऐसी शिक्षा है, आयुर्वेद ऐसी एक शिक्षा है, अध्यात्म एक ऐसी शिक्षा है कि या जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो एक ऐसी शिक्षा है जो आपको गुरु के साथ ही लेनी पड़ेगी। फिर वो गुरु आपके, जैसे मैं बहुत ऑनलाइन में एक हमेशा चीज बहुत मजाक से कहता था कि बच्चे कहते थे कि सर आप ऑनलाइन सिखाओ, और हम्म। मैंने कभी ऑनलाइन नहीं सिखाया था। वो मेरी कमजोरी थी, बट मैं उसको क्या एक्सक्यूज देता था कि मैं ऑनलाइन नहीं सिखाऊंगा। तो मेरी दो तीन स्टूडेंट थी, उन्होंने घर पे वो हेडफोन भेजा। फिर जूम करके कंपनी उसका जॉब अभी हम कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं था, उन्होंने किया क्योंकि वो ले रहे थे, और ये सारे योग शिक्षक ही थे, तो वो पढ़ना चाहते थे। तो मैंने फिर उनको मजाक से एक बार बोला कि देखो, जब भगवत गीता सुनाई गई तो वो तीन लोगों ने सुनी। एक कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को सुनाई, एक संजय को सुनाई, और संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई। विकास। तो उसमें से जो अर्जुन ने
सीखी जो, तो वो थी एक प्रॉपर गुरु शिष्य संवाद जैसी। और जो संजय ने सुनी वो ऑनलाइन ट्रेनिंग था। तो आपको सच्ची। संजय बनना है या अर्जुन बनना है वो आप सोचिए। तो सबने कहा सर ये तो आपने गलत बोल दिया, फिर हमें तो हमें संजय का फील आएगा। नहीं नहीं, हमको बनना अर्जुन ही है बोले। हाँ, तो तब मुझे ऐसा लगता था कि ये लॉकडाउन वगैरह एक महीने में खत्म हो जाएगा, बट वो चलता गया। फिर हमने हम्म। ऑनलाइन सेशन शुरू किए, और उसके बाद मैंने एक 51 सूत्रा का, पतंजलि योग सूत्र के जो 51 सूत्र है पहले समाधिपात के, जी। उसका मेरे यूट्यूब पे पूरे 51 सूत्र है कि कोविड में इस स्थिति में जो लोग डिप्रेशन में चले उसको पतंजलि योग सूत्र की कमेंट्री क्या हो सकती बहुत है। बढ़िया। तो मैंने वो सूत्र बनाए, कम से कम वो हर सूत्र 6 मिनट से लेके 30 मिनट तक का भी हाँ। सूत्र है। तो कम से कम वो 30-40 आर का पूरा 51 सूत्र का है। शाबाश। तो वो योग शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा है, उस पे मैंने पूरा चिंतन किया है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ट्रांसलेशन है, नहीं नहीं उस पे जी, बहुत बिल्कुल हम गहरा। आपका लिंक मैं भेज दूंगी तो स्टूडेंट्स के जी लिए बड़ा ये इजी हो जाएगा उनको पढ़ना। जी और ये तो आपने तो बहुत ही अच्छा, जैसे गागर में मतलब सागर का काम पूरा गागर में ही एक दे दिया है, तो ये बहुत जी अच्छा जी। होगा। मैं आपका लिंक शेयर कर दूंगी तो बच्चों के लिए भी बड़ी जी। आसानी होगी। धन्यवाद धन्यवाद। तो इसीलिए। तो जब हमने पूर्व पीठिका थोड़ी सी इसलिए बताई आपके प्रश्न की, ताकि बच्चों को और अच्छे से पता चले वीडियो देखते समय। जी। तो जो चैलेंजेस आ गए वो तो बहुत आ गए, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे जीवन में मैंने कोई भी चीज को चैलेंज माना ही नहीं आज तक। क्योंकि मैं शाबाश। ये सोचता हूँ जो चीज आपके पास आती है वो कुछ तो रीजन होता है, वो ऐसे ही नहीं आती। जैसे हम पहले हमारे यहाँ पे तालीम कहते हैं, तालीम में जाते थे, तो वहां पे जो गुरुजी रहते थे जिसको उस्ताद या वस्ताद बोलते थे, तो वो हमें मार मार के बोलते थे और डिप्स मारो और जोर मारो, तो हमें बहुत बुरा लगता था। फिर ये पेन करने लगते थे। फिर हाँ। बाद में पता चलता था कि वो जो पेन है वो नो गेन विदाउट पेन है। एग्जैक्टली। तो अगर गेन चाहिए तो पेन रहेगा ही। तो वहां पे मतलब जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि आप स्कूल में जितना नहीं सीखोगे 8 घंटे में, उतना हम्म। हम फुटबॉल के मैदान में 1 घंटे में ज्यादा घंटे जीवन में सीख। सीखोगे। तो वैसे ही ये जब हम सीख रहे थे तो पता चला कि जीवन में जो भी चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंज हमेशा हमारे लिए अच्छे ही होते हैं। उस समय के लिए वो चैलेंज होते हैं, बट बाद में वही चैलेंज क्या होता है कि वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट, वो आपको स्ट्रांग बनाता है। आपने तो मेरे पूरे प्रश्न को ही बहुत ही सुंदर मोड़ दे दिया कि बिल्कुल सही कहा। और योग में यही हो रहा है, सभी लोग यही Yes. कहते हैं कि चैलेंजेस तो थे ही नहीं, भगवान ही हमको अपने आप उसी तरीके से वो नैया पार लगा रहे थे साथ में बैठकर। तो ये बहुत ही अच्छा है, योग शिक्षकों से ये बड़ा अच्छा सीखने को मिलता है कि वो बिल्कुल अपनी जो नैया है जीवन की वो भगवान को समर्पित कर रखी है, और उसके बाद में लेट द फ्लो फ्लोज। और फिर वो कहते हैं कि वी फील ब्लेस्ड कि हमारी नैया कहाँ पहुंच गई, हमने तो सोची भी नहीं थी कि ये यहाँ तक पहुंच जाएगी। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छा कहा। और मैं यही इसमें आगे और आपको यही पूछूंगी कि आप आपके हिसाब से कि हर योगा टीचर को कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे कोई योगा करना चाहता है, जैसे आपने कहा 12th के बाद, या गुरु शिष्य परंपरा से, या एक प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोफेशनल जर्नी से कुछ लोग योग में उतरते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देते हैं कि वो योग में और कैसे आगे बढ़े? प्लीज आप बताएं। देखो मैं फिर से इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट है जो इसको अपनी उपजीविका बनाना चाहता है उसके हाँ। लिए भी मैं आंसर दूंगा, और जो इसको जीविका बनाना चाहता है इसके लिए भी मैं आंसर दूंगा। तो पहले मैं आंसर दूंगा कि जो इसको जीविका बनाना चाहता है। अभी जीविका मतलब जीवनचर्या, कि मुझे योग जैसा जीवन जीना है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको भगवे वस्त्र पहन के हिमालय में निकल जाना है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा क्या है कि कर्म योग करना है। अभी मैं खुद ऐसा व्यक्ति हूँ कि जिसने सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट इवेंट्स किए योगा के, पुणे मुंबई बैंगलोर, और मेरा एक संस्था भी जिसका नाम है योगी क्लब कॉर्पोरेट वेलनेस। तो बार्कलेज है, अमेजोन, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हम काम करते हैं, और पूरे पैन इंडिया में हम काम करते हैं। तो वहां पे मैं हमेशा बच्चों को वही कहता हूँ कि योग मतलब आप यहाँ पे आसन करके ये नहीं, आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप जो कोडिंग कर रहे हो, वो पूरी एकाग्रता के साथ करना, वो भी आपका योगी वो जुड़ाव है। जी। तो क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो लोग जीवनचर्या या उसकी जीविका करके जीने के लिए जिनको आना है, वो क्यों आना है उसका भी मैं रीजन बताता हूँ। कि कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कोई और कुछ चैलेंजेस है, और कुछ जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, और उस समय वो केमिकल सपोर्ट
स्लीप लेना शुरू करता है, केमिकल सपोर्ट और बहुत सारी चीजें लेना शुरू करता है। पूरा जीवन उसका मतलब ऐसे लगता है कि बस अभी कुछ सब कुछ खत्म हुआ, ना कुछ गलत चीजें काम आ रही ना अच्छी चीजें काम आ रही है, सब कुछ हो गया। फिर कहीं तो भगवान उसकी सुनता है, मुझे इसमें बताओ, और उसको कहीं तो भी छोड़ देता है कि वो योग में आता है। और योग में आने के बाद फिर उसकी जर्नी शुरू होती है। बट इसमें एक बहुत फनी थिंग भी है। मैं बहुत सारे योग टीचरों को जब मिलता हूँ तो वो सब बताते हैं। और एक एक सिक्स सेंस भगवान ने एक अच्छा दिया है कि कोई अगर पहली लाइन बोलेगा तो उसकी 10वीं लाइन क्या है वो मुझे पता चल। इतने लोगों से तो हम मिले हुए हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक व्यक्ति होता है, वो एक छोटी सी स्टोरी है कि उसका एक्सीडेंट होता है। अब एक्सीडेंट होने के बाद वो थोड़ा सा पॉजिटिव व्यक्ति होता है। तो वो कहता है चलो अच्छा वो ऑफिस जाने से अच्छा है आराम करूं मैं हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर ने बताया कि 4 महीने इसको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा क्योंकि कुल मिलाकर 17 ऑपरेशन है। ओहो। तो वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। अब वो एक एकदम पॉजिटिव व्यक्ति होता है। तो उसको पता चलता है कि कौन सी नर्स कितने बजे आती है, कौन सा डॉक्टर कितने बजे आता है, उसके बाजू में कौन सा पेशेंट था, अभी कौन सा पेशेंट गया, आईसीयू में क्या क्या रहता है, सर्जरी में क्या क्या रहता है। और 4 महीने के बाद जब उसको छुट्टी मिलती है तब वो घर में आता है। तो बाजू के जो अंकल है उनको डायबिटीज और बीपी रहता है। तो वो कहता है आप रुको मैं आपको चेक करके देता हूँ कैसे आपका बीपी चेक करना है, और डॉक्टर के पास मत जाओ। फिर किसी को सलाइन लगाना तो वो बोलता है मत जाओ मुझे आता है सलाइन लगाना। अच्छा। तो वो सलाइन लगा के देता है। फिर कोई ये कहता है कि मेडिकल रिपोर्ट, तो वो पढ़ के बताता है आपका शुगर लेवल ये है वो सब। तो बोलते हैं, आपको डॉक्टर इतनी नॉलेज कैसी है? तो बोलते हैं, मैं 4 महीने वहां पे था तो सब कुछ सुनता था, सर्जरी भी चलती थी मैं सुनता था, मुझे आई नो ईच एंड एवरीथिंग। गजब। तो फिर लोग कहते फिर आप ये शुरू क्यों नहीं करते? तो फिर वो क्या करता है कि वो अपना एक छोटा सा दुकान शुरू करता है। ठीक है। तो आजकल कुछ ऐसा भी लोगों के साथ हो रहा है 10% कि वो जब कोई संस्था में जाते हैं डिप्रेशन के कारण, और जब वो वहां पे रहते रहते फिर वो बोलते हैं यार ये अच्छा है मैं भी ठीक हो गया, और मुझे तो सब कुछ अभी पता है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ। और वो शुरू शाबाश। करते हैं। बहुत अच्छा बट आपने एग्जाम्पल दिया। बट वो शुरू करने के बाद क्या होता है, उनकी जर्नी क्या होती है, एक जस्ट एक टेम्पटिंग होती है, तो वो ज्यादा देर तक नहीं रहती। तो जैसे आपने कुछ रास्ते से जा रहे हो और आपको एक बहुत अच्छी सी स्मेल आ गई और आपको इच्छा हुई, पेट भरा है फिर भी आपको लगा कि नहीं ये चीज खानी चाहिए मुझे, चीज की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आपने खा ली। तो वो क्या हुआ, आपने जिस आपकी जो जीवा है उसकी शांति करी, बाकी कुछ नहीं किया। बट वही सोचो कि आप 3-4 महीने बाहर रहे, मम्मी का हाथ का खाना नहीं है, और घर में माता जी ने कहा है कि आपको आने के बाद आपकी जो अच्छी चीज खाने को लगता था, अच्छा लगता था वो मैं बनाने वाली, जैसे आप घर गए उन आपको वो मिला, फिर आपने वो खाया तो आपको तृप्ति भी हुई, आपको पुष्टि भी हुई, और आपकी आत्मा को शांति भी मिली। तो ये खाना अलग था और वो खाना अलग था। तो वैसे ही है कि हमें कुछ योग टीचर जो बन रहे हैं वो एक्सीडेंटली बन रहे हैं कि, और कुछ जो बन रहे हैं वो सही में 90% ऐसे कि उनको लगता है नहीं मैं डिप्रेशन में था मैं बाहर आ गया, अभी मैं उसका प्रचार करना चाहता हूँ, और मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे कोई उपजीविका की जरूरत नहीं, मेरा सब कुछ, मुझे रेंटल इनकम आ रहा है, मुझे म्यूचुअल फंड से पैसे मिल रहे हैं, मेरा रिटायरमेंट का सब कुछ हुआ है, ऑल सेट, और मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो ऐसे भी है कि जो अपनी दिनचर्या वो योग में पद्धति से जी रहे हैं और लोग उनके पास आते हैं और वो भी वो सेवा करते हैं, रिट्रीट्स करते हैं, बहुत सारी चीजें करते बहुत हैं। बढ़िया। अब ये हो गई जीविका। अब दूसरी है उपजीविका के लिए जिनको कर रहे हैं, तो मैं उनको कहूंगा कि अगर योग सूत्र के 196 सूत्र है हम्म। तो उसमें से 195 सूत्र एक बाजू में रखो और एक सूत्र एक बाजू में रखो। तो वो एक सूत्र है अथ योगानुशासनम, बस उस पे आप काम करो, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप उपजीविका आपकी बहुत सुंदर हो जाएगी, क्योंकि मैंने ऐसे योग शिक्षक देखे हैं भारत में भी और विदेशों में भी कि वो 1 घंटे में 75,000 रुपए कमाते थे, 1 घंटे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर आपको नॉलेज है तो आज देखिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो वेबसाइट है उस पर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा इंडिया में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डेफिसिएट है, हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, सॉरी एक्सपोर्ट जो है वो कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। तो एक प्रकार का अगर आप विदेशों में जो लोग हैं उनको आप यहाँ पे बैठ के सिखा रहे हो तो यू आर इम्पोर्टिंग, सॉरी एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, एक्सपोर्टिंग, हाँ एक्सपोर्ट कर और रहे हैं। आपको क्या आ रहा है, जो हम बोलते हैं कि विदेशी मुद्रा गवर्नमेंट को मिल रही, आपको मिल रही है, आपके अकाउंट में मिल रहा है।
बट वो लोग कब लेंगे आपका? आप यहाँ पे, अभी मेरे, मैं नाम तो नहीं बता सकता, बट मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट है जो अब्रॉड गए, जो आईसीसीआर के थ्रू, वहां पे 3 साल रहने के बाद यहाँ पे आने के बाद उनको लगा हम तो 3 साल विदेश में थे, और यहाँ पे आने के बाद हर कोई ने, किसी ने मुझे 15,000 रुपए देने चाहिए, तो लोग तो 500 रुपए देते, तो वो खुद डिप्रेशन में चले जाते। तो ओहो। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि देखो, एक बहुत अच्छा सुभाषित है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्वान जो होता है वो कहीं पे भी जाए, उसको पूजनीय है। अगर आप राजा हो, मतलब क्या, आपने एक टीम बनाई, उसमें आप योगा आपके सोसाइटी में सिखा रहे हो, वहां पे आप राजा हो योगा के, क्योंकि उनमें से आपको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है। यू आर एज अवेलेबल बेस्ट, यू आर नॉट द बेस्ट। एग्जैक्टली। तो एज अवेलेबल बेस्ट, इसलिए आपको वो लोग 500 रुपए दे रहे हैं। अब वही अगर आप वर्ल्ड में बेस्ट हो जाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पे आपने शुरू किया, और यूएस में लोग बैठे, यूरोप में लोग बैठे, जापान में बैठे, उनको आप अगर शुरू करोगे, तो वो आपको डॉलर्स में देने के लिए रेडी। मैं बहुत बार जब अध्यात्म के बारे में, योग सूत्र के बारे में जब मैं बोलता हूँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, कि आसन करते समय 17 चीजों का क्या ध्यान रखना चाहिए, 17 पॉइंट्स, और पूरा हिंदी शाबाश। में था, और वो डेमोन्स्ट्रेशन था। तो वाह। एक न्यूजीलैंड का बंदा था, बहुत बड़ा योग गुरु है, उन्होंने लिखा था कि आप क्या बोल रहे हो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बट आप जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, मेरा एक इच्छा है कि इसको आप अच्छे से बुक बनाओ, और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट करो, एंड ये दुनिया की नीड है। लवली। तो जैसे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी थे, उनके जो सूक्ष्म व्यायाम है, उसके ऊपर कोई भी बात करने के लिए रेडी नहीं है। अगर वो आप सिखाओगे फिरंगी लोगों को, तो उनके डायबिटीज है, ये वो सारे ठीक हो जाएंगे। हमारे पुणे में एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनके जो डायरेक्टर है, उनकी पत्नी है, वो मेरी स्टूडेंट है, तो वो आज यूएस में गई है। यूएस में उन्होंने क्लास शुरू किया मेरे पास ही, आरवाईटी की। जैसे ही वहां पे गए, तो उन्होंने कहा सर आप जो बोलते थे, वो यहाँ पे आगे मुझे पता चला कि सच में इस चीज की लोगों को जरूरी है, और आप यहाँ पे आओ, आपके आपकी बहुत जरूरी है इन लोगों को। सब हर कोई पीड़ा से, मतलब पीड़ा है, मन की है, शरीर की है, हर चीज की है, और मन की पीड़ा तो बहुत दुखदायक है। तो मैं ये कहता हूँ कि लक्ष्मी ने अपने द्वार खोल दिए पूरे विश्व पटल पे, क्योंकि कल सोचो कि आज जैसे आप एक जगह पे बैठे हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हम संवाद कर रहे हैं। 10 साल पहले, 15 साल पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। आप यहीं पे बैठ के आप यूएस में, लंदन में, कहीं पे भी सिखा सकते हो, जी। और वहां पे सिखा के आप डॉलर्स में कमा सकते हो। आज अगर आप साल में $1,000 कमाते हो, सॉरी, महीने में, तो आज यहाँ पे उसका 86,000 हो रहा है। क्योंकि जी। आज जो मतलब हमारी जो ये है, मूल्य हाँ, है इसका, एक्सचेंज, डॉलर हाँ, का, एक्सचेंज वैल्यू, हाँ। वो 86 रुपीज है। इट्स डिसेंट अमाउंट। पाउंड भी 100 रुपीज में है। और आपको जो बोलते हैं ना, अर्न इन डॉलर्स एंड एक्सपेंस इन इंडियन रुपीज, तो वो तो योग टीचर के लिए बहुत संभावना है। बट जी। प्रॉब्लम क्या होती है, योग टीचर जब उसको सोचता है, तो वो कहाँ तक सोचता है बताओ? मैं पहले 20-25 सर्टिफिकेट्स करूंगा। पहले तो उसके दिमाग में सिर्फ सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। दूसरा होता है, फिर मैं एमए करूंगा, फिर मैं पीएचडी करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, पूरी स्कूल में जाके बच्चों को योगा सिखा। तो उसको सैलरी कितनी मिलेगी? 12-13 हजार रुपये मिलेगी। तो वो 12-13 हजार मिलेगी। फिर मैं आपको एक घटना बताता हूँ मेरे जीवन में, जिसने मुझे मतलब झंझोड़ दिया। मेरा 2017 में, मैंने 18 में एक योगा टीचर ट्रेनिंग शुरू किया हमारी संस्था के अंदर, और एक संस्था के साथ टाइप करके। तो वहां पे एक व्यक्ति आ गए, और उनके साथ एक उनकी बेटी थी, और उस बेटी के साथ एक छोटा बच्चा था। तो उन्होंने बोला कि सर, इनका एडमिशन कराना है, फीस कितनी है? तब हमारी 25,000 फीस थी। उसमें से 14,000 उस संस्था को जाता था, जिनका सर्टिफिकेट देते, एफिलिएशन और का। 9,000, हाँ, और 9,000 हमारा था, जो हम हमारे, जो लोग टीचिंग के लिए आते थे, जैसे डॉक्टर्स आते थे एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीखने के, उनके लिए हमें हमें देना पड़ता था। हम सिखाते थे, रेंट था, सब कुछ था। तो हमारे वैसे हाथ में तो कुछ नहीं आता था, बट तो मैंने क्या कहा कि देखो, हम इनको 14,000 रुपये आप दे दो, 9,000 हमारे, हम नहीं करेंगे। शाबाश। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमारे पास उतने भी पैसे नहीं। मैंने बोला आप कुछ भी मत दो, कोई प्रॉब्लम है, संस्था का संभालूंगा, उनसे बात करूंगा। तो फिर बाद में उनका, उनकी जो बेटी थी, उनका प्रॉब्लम था कि उनका मतलब जो पति नहीं थे, और अभी हाँ, वो मैके में फैमिली। आई थी, और उनको उनके जो पिताजी चाहते थे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। तो योग एक अच्छा है, ताकि सब महिलाओं को सिखाएगी। तो उनको हमने बहुत सपोर्ट किया।
उनको हमने एक योग का सेंटर भी एक स्कूल के साथ शुरू करके दिया। और शाबाश। बाद में कुछ 1-2 साल के बाद मैंने देखा कि उनका क्या चल रहा है, तो पता चला कि उन्होंने योग छोड़ दिया और ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया। तो मैंने उनको पूछा कि ये आपने ऐसा क्यों किया, इतना हमने योग में आपके सब सपोर्ट किया, सब कुछ किया, स्टूडेंट है। तो उन्होंने कहा सर उससे मैं 8-10 हजार कमाती थी, आज ब्यूटी पार्लर से मैं 40-50 हजार कमा रही हूँ। तो वो मुझे बहुत अरे दुखदाई था। तो नहीं, उसके वो बाद मैंने हाँ, बहुत ही दुख पहुंचा कि योग की इतनी बुरी स्थिति है कि लोग उस पे पैसा नहीं कमा पा रहे। तो ये मैं कोई नकारात्मक नहीं नहीं ऊर्जा नहीं बता रहा नहीं हूँ। नहीं, हाँ। फैक्ट ये है कि आज के जो बच्चे हैं उन्होंने विश्व स्तर पे योग के बारे में सोचना चाहिए। हम्म। मतलब आज अगर आज मुझे बताओ कि कोई अगर कहता है कि किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी को एसिडिटी हुई, तो लोग क्या करते हैं, तुरंत एक एलोपैथी की गोली लेते हैं। क्या आयुर्वेद में इंस्टेंट रिलीफ के लिए नहीं है क्या दवा? बिल्कुल है। योग में नहीं है क्या? बिल्कुल है। बट उसको साइंटिफिक वे से अगर आप, क्योंकि जो पश्चिम में लोग बैठे हैं ना, उनको हर चीज शास्त्र सम्मत चाहिए, साइंटिफिक वे से चाहिए। हाँ, अगर वो रिसर्च। देंगे तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। अभी हम्म। जैसे जर्मनी में एक संस्था है, वो रेडियो चैनल चलाते हैं। हाँ। तो इंडिया में हमारा उनके साथ टाइप है, तो हमारा पेज भी है उसके ऊपर। तो वो जर्मनी में योग के लिए पूरा चलाते उठा करके। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सर आप जो बताते साइंटिफिक वे से, वो हमारे रेडियो चैनल पे आप बताइए। और अभी वो जर्मनी में कुछ हिमालय में जैसे आश्रम वैसे शुरू करना चाहते हैं। तो वाह। वो भी काम वो योगिक लाइफ के साथ शुरू करेंगे। तो मैंने देखा कि जितना मैं वर्ल्ड वाइड पहुंच गया, उसका कारण एक था कि जब भी आप योग को साइंटिफिक वे से समझाओ, जो मैंने 3 चीजें बताई, शास्त्र सम्मत, वेद व्यवहार सब। सम्मत और विज्ञान सम्मत। तो आप फीस लेते हो तो व्यवहार सम्मत लो। 10 हजार फी लेना या 500 रुपए ये भी गलत है। तो वो व्यवहार सम्मत होनी चाहिए। आज हम जब कॉर्पोरेट्स में जाते हैं तो 15 हजार का हम बिल करते हैं 1 सेशन का। बट वही अगर हम कोई स्कूल में जाते तो हम फीस भी नहीं लेते, या कहीं कोई अंडर प्रिविलेज लोग हैं तो उनके लिए कम लेते। तो व्यवहार सम्मत होना चाहिए। और आपने सर्वांगासन किया तो थायराइड कल से आपका ठीक हो जाएगा, ये मिस सेलिंग है। जी। तो वो विज्ञान सम्मत नहीं है। तो विज्ञान सम्मत रखना चाहिए, उसके पीछे आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए, उसमें वात पित्त और कफ की असमानता कहाँ पे होती है, क्यों होती है, वो पता होना चाहिए। ये सारी चीजें सूक्ष्मता से अनुभव करना। और योग क्या है ना, योग ये देखिए, एक होता है क्लासिक साइंस, एक होता है एक, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि साइंस, नॉर्मली हम वर्ड यूज करते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अप्लाइड साइंस। और हम्म। उसके ऊपर होता है प्रूवन साइंस। तो योग है ना अप्लाइड साइंस है। पहले उसको आपको अप्लाइड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वो प्रूवन साइंस होगा, जिसको हम योग, जैसे आयुर्वेद में बहुत सुंदर वाक्य है, सिद्ध औषधि। मतलब क्या, हर औषधि मेडिसिन है, बट वो सिद्ध कब होती है, जब हाँ। उसमें आवश्यक जो गुण है वो निकाले जाए, या अनावश्यक गुण उसमें से निकाल दिए जाए, और जो बचे हुए उसकी कितनी मात्रा में कौन से समय में कैसी लेनी है। और फिर उससे क्या आपको, जैसे है ये हेतु आन और हानुपाय, ये जो बताया है योग सूत्र में, उसके अनुसार वो वो दवा किस तरह से काम करती है, काम उससे वो करते रोगी हैं। पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तब उसको सिद्ध दवा बोलते हैं। तो योग भी क्या है, इट्स अप्लाइड साइंस एंड इट्स अ प्रूवन साइंस। बहुत। अगर कोई व्यक्ति उसको अप्लाइड साइंस और प्रूवन साइंस करेगा, तो आज उसको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं उसके पड़ेगी। कुछ ही ऑडियो से, वीडियो से उसको लोग अब्रॉड में बुलाएंगे। आज मेरे पास मेरा एक स्टूडेंट है जो मकाऊ में है, वो कहता है सर आप यहाँ पे आओ। जर्मनी में मुझे लोग बुलाते हैं, यूएस में बहुत बुलाते बढ़िया। हैं। यही उसका बिल्कुल आपने रीजन क्या जैसे है? कहा कि बिल्कुल नॉलेज जितना आप ले सकते हैं और उसको बिल्कुल आप अच्छे से रखेंगे। नहीं, और नॉलेज, प्लस नॉलेज मतलब सॉरी कि मैं बीच जैसे में, विज्ञान सम्मत, और वो पूरा सब चीजें आपको खुद को रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे आपने इतना सुंदर रिसर्च किया कि हर चीज को शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत और व्यवहार सम्मत, मतलब वो अप्लाइड साइंस जो बहुत किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चों के लिए जो आना चाह रहे हैं योग में, कि योग का पूरा कॉन्सेप्ट जो उसका चीजें अर्क समझकर और फिर उसको सिद्ध औषधि के रूप में अगर आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से ये चीजें हो पाएंगी। तो ये तो बड़ा अच्छा आपने कहा कि लिटरली सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत सीखने वाली चीज है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो हम इसी साथ में, जैसे आप इतना सारा वर्ल्ड वाइड वे में काम कर रहे हैं, तो हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि कैसे अब जो आगे योगा का फ्यूचर है, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा ब्राइड है वर्ल्ड ओवर ग्लोबली, तो उसपे आप क्या क्या चीजें, आपकी तरफ से आप क्या सजेशन देंगे उन बच्चों को और सभी को जो योग में जुड़े हुए हैं, कि ताकि हम योग को और बेटर कम्युनिटी और इफेक्टिव बना पाए। देखो, अपॉर्चुनिटी को तो भंडार है हम्म। हमारे सामने। कोई भी चीज को अगर आपको करना है,
तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर स्टूडेंट ने अपने एक वॉल पे ये तीन चीजें लिखनी चाहिए। पहले जो सर्कल है उसको कहते हैं डिमांड। अब कुछ भी करो, आप कोई भी व्यवसाय करो, आप कोई भी प्रोफेशन में जाओ, उसकी डिमांड है क्या, वो पहले इंपॉर्टेंट। तो योग की डिमांड कितनी है, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। आप जहां पे भी रहते हो, अगर शहर में रहते हो, तो 5,000 लोगों के पीछे, यानी 2,000 लोगों की पीछे आपको योग शिक्षक की आवश्यकता है। यानी 2 या 3 किलोमीटर में एक योग शिक्षक। आप थोड़ा सा सिटी साइड जाते हो, ना वो शहर है ना ग्राम है, उसमें 10,000 लोगों के पीछे योग शिक्षक की आवश्यकता है। आप गांव में जाते हो तो एक गांव में एक योग शिक्षक की आवश्यकता है। तो आप उस हिसाब से देखोगे तो आज भी भारत में 20% ही योग शिक्षक ऐसे मुझे लगता है। अब ये जी सुनने के बाद लोग बोलेंगे अरे सर ऐसा कैसे कहते हो, हर जगह पे जाओ योग शिक्षक है, हर सोसाइटी में योग शिक्षक है। बट वो योग शिक्षक कौन सा है, जो व्यायाम सिखाता है। व्यायाम सिखाने वाले योग शिक्षक नहीं चाहिए हमें। हमें जीवन बदलने वाले योग शिक्षक चाहिए। लोगों को सर्विस नहीं चाहिए, लोगों को सोल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन। अगर कोई आता है और बोलता है कि आप मुझे योग सिखाओगे, हाँ मैं सिखाऊंगा, मैं ये आसन सिखाऊंगा, प्राणायाम सिखाऊंगा, हो गया, इट इज अ सर्विस। तो आपके लिए और दूसरा बैठा है कि चलो वो सिखाता है ना, मैं आपको एक दिन योग, एक दिन जुम्बा, एक दिन डांस, बॉलीवुड सब सिखाऊंगा। तो क्या हो गया, आपका वैकल्पिक कुछ शुरू हो गया। जी जी बट जी। अगर आप कहते हो कि मैं आपको योग नहीं सिखाऊंगा, आपकी बीमारी क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी है, B12 की कमी है, डी की कमी है, सी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, ये सबको मैं सोल्यूशन देने वाला हूं। तो उसमें योग की भी आएगा, उसमें डाइट भी आएगा, उसमें आयुर्वेद भी आएगा, उसमें मेडिटेशन की भी सेशन दूंगा, ये सब। फिर यू आर प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन नॉट द सर्विस। जी क्योंकि ये भी सर्विस के लिए होगा। विकल्प है, सोल्यूशन के लिए विकल्प नहीं है ना। और दूसरा मैं हमेशा कहता हूं, योग जो है ना वो अमृत है। हम्म। अगर आप किसी को बोलोगे कि आपको क्या हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, तो मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको पेन किलर नहीं दूंगा, मैं अमृत दूंगा। तो वो तो उसका डिवैल्यूएशन हो गया योग का। क्योंकि पीठ दर्द के लिए पेन किलर बहुत है, अमृत देने की जरूरत क्या है। तो योग जो है वो अमृत है। और दूसरा, जो हम गोली खाते हैं, उस गोली पे उसकी खुद की मृत्यु की जो तिथि है वो निश्चित है, जिसको हम एक्सपायरी डेट कहते हैं। तो आपको टेम्पररी देगी, योग की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। नहीं हाँ, तो योग को आपको जो जोड़ना है, जुड़ा हुआ ही था, उसको आयुर्वेद है, अध्यात्म है। जैसे मैं, मेरे बहुत सारे योग के जो वीडियो है उसमें आप जाओगे तो त्रिशरीर चिकित्सा क्या है, हम्म, उसके बारे में मैंने 2-3 वीडियो बनाए। उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी व्यक्ति को आपको सर्विस नहीं देनी, सोल्यूशन देना। और सोल्यूशन है उसको तीनों शरीरों पे ठीक करना। तीनों शरीरों पे ठीक करना मतलब क्या, कोई व्यक्ति किसी चीज से ग्रसित है। अब क्या होता है, जैसे एक छोटी सी चीज देखिए कि यहाँ पे एक पिंक क्लिनिक करके था कोरेगांव पार्क में हमारे यहाँ पे। तो महिलाओं के जो कैंसर बढ़ा था उसके लिए उन्होंने शुरू किया था, और एक सेवा भावी संस्था थी पारसी समाज। तो उन्होंने योगा के लिए मुझे ऑनबोर्ड किया था। तो मैंने कहा योगा से क्या, योगा की क्या जरूरत है। तो उन्होंने बहुत मुझे सुंदर बताया कि सर आपके जानने में कोई है क्या कि जिसको, मैंने बोला नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, किसी को मैंने देखा नहीं है घर में या परिवार में या रिश्तेदारों में। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि जब कोई व्यक्ति कैंसर होता है तो जो उसको लोग मिलने जाते हैं, तो 100 में से 90 लोग या 99 लोग क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम्म, तुम्हें ही क्यों हुआ, अच्छा कौन से स्टेज पे है। तो उसको और डराते और उसको और ये करते। तो औषधि से वो ठीक नहीं होगा, वो किससे ठीक होगा, मनोबल से। तो मनोबल जैसे से। धीरेन्द्र ऋषि कहते हैं नास्ति योगात परबलम, योग जैसा कोई बल नहीं। तो बल शब्द को हम क्या करते हैं, हैंड स्टैंड, हेड स्टैंड, सर्वांगासन, वो क्या होगा शरीर बल, उसके ऊपर क्या है मनोबल, और उसके ऊपर क्या है आत्मबल। तो ये तीन बल जब प्राप्त करेंगे तब नास्ति योगात परम बलम, तो योग बिल्कुल। जैसा बल नहीं है। तो वो बल कैसे आएगा, सिर्फ में 6 घंटा अष्टांग विन्यास करके शरीर बल आएगा। बट मनोबल और आत्मबल के लिए क्या है, तो मनोबल आत्मबल के लिए हमारे पास अध्यात्म है, श्रीमद् भगवत गीता है, बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। तो सर्विस के पीछे मत भागो कि किसी को 1 घंटा योग सिखाना है, तो वो क्या हो गया, पर्याय हो गया जिम के लिए, तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अगर हम्म। आप सॉल्यूशन देते हो तो लोग आपके पीछे भागेंगे, आपको उनके पीछे भागने की जरूरत। तो ये डिमांड पहला हो गया। बहुत दूसरा बढ़िया। है, दूसरा है स्किल्स। हम्म। अभी समझ लीजिए कि मुझे एक बहुत अच्छा एक उपहार गृह शुरू करना है, यानी रेस्टोरेंट। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एक अच्छा सा बावर्ची खुद को बनना पड़ेगा।
और हर चीज मुझे टेस्ट करनी पड़ेगी ये बराबर हुई है क्या। फिर हम्म। अभ्यास करना पड़ेगा कि, तो वो स्किल सेट्स क्या है, कि सर्टिफिकेट इज नॉट अ स्किल। सर्टिफिकेशन क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवत गीता में जब भगवान को अर्जुन ने पूछा कि आप सब बोल रहे हो सब ठीक है, बट अगर ये मृत्यु को मैं प्राप्त हुआ तो अगले जन्म में मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो भगवान कहते बिल्कुल नहीं, योग भ्रष्ट हो भी जाए थे तो तुम योग भ्रष्ट होके क्या, छठे अध्याय में बताया कि आप क्या करोगे, अच्छे घर में जन्म लोगे, फिर जो जहां पे योग के लिए प्रतिकूल सभी चीजें नहीं रहेगी, अनुकूल रहेगी, और फिर आप फिर से आगे जाओगे। तो योग की जो साधना है वो आपके स्थूल शरीर में नहीं होती, स्थूल शरीर तो चल जाता है, सूक्ष्म शरीर में रह के वो जब आत्मा दूसरी शरीर धारण करेगी उसमें वो स्थूल शरीर के साथ जाएगी। इसलिए हम देखते हैं ना, 5 साल का बच्चा अच्छा तबला बजाता है, हम्म। 5 साल की लड़की बहुत अच्छा गाना गाती है, तो वो हम्म। कहाँ से आ गए, स्थूल हाँ, शरीर तो चला गया, पूर्व बट जन्म उनकी के जो आत्मा संस्कार। है सूक्ष्म शरीर उनके साथ आ गई। बट आप मुझे बताओ कि मैं कोई इंस्टीट्यूट में पीएचडी करूंगा और मेरे सामने लगेगा हरीश, डॉक्टर हरीश पीएचडी, अभी मैं मर गया, नेक्स्ट जन्म होगा तो क्या मैं लगा सकता हूँ क्या डिग्री? नहीं। नहीं लगा सकता। बहुत ही सुंदर। तो हाँ। ये मटेरियलिस्टिक चीज है। चलो वो करो, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि विज्ञान सम्मत है, व्यवहार सम्मत है, व्यवहार के लिए डिग्री की आवश्यकता है, बट वही सब कुछ है। वो आजकल के लोगों में ऐसा कि 25 डिग्रियां लेके बैठे लोग, तो 25 डिग्रियां लेके क्या करेंगे? दैट इज नॉट स्किल्स, दैट इज योर डिग्री, A4 साइज, दैट्स इट। वो अहंकार है जो दीवार पे लगेगा और आप रोज देखोगे, और 2 साल के बाद निकाल पे भी रखोगे, अरे सब लोग पूछ रहे इतनी सारी डिग्री है फिर क्या कर रहे हो? तो उससे अच्छा है कि आप स्किल सेट करो। स्किल्स मीन्स व्हाट, कि मैं, अगर आप देखो कि अष्टांग विन्यास क्रम योग के लिए फिरंगी जो है, विदेशी लोग हैं, वो पागल है। अगर हम्म। आप अच्छे जंप थ्रू जंप बैक करते हो तो वो लोग आपके पीछे पड़ेंगे, बट वो क्या करेंगे, पहले आपको पूछेंगे कि आपको काउंटिंग आता है क्या, उसका, तो उसका काउंटिंग पता होना चाहिए। उसका ब्रीदिंग जो है, वो ओके। ब्रीदिंग में कहाँ पे बंद लगाना है, कहाँ पे रेचक है, कहाँ पे डीप रेचक है, वो पता ना होना चाहिए। आज 1 लाख वीडियो आप निकालो यूट्यूब से, उसमें से एक भी वीडियो नहीं रहेगा जिसपे कोई बात कर रहा है कि अष्टांग विन्यास के ये क्या है, काउंटिंग क्या है और कहाँ पे बंद लगाना है। उस पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, ताकि अच्छा। बच्चों को पता चले कि अरे हाँ। ये बहुत ऊपर है। और कृष्णमाचार्य के जो ग्रैंडसन थे वो मेरे एक प्रोग्राम में आए थे, कौस्तुभ देशिकाचार्य, जी तो उन्होंने जी। वही बताया कि सर आपके मैंने वीडियोस देखे, तो कृष्णमाचार्य जो है, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, उनके जो योग मकरंद के पार्ट 1 पार्ट 2 उस पे मैं काम करता हूँ और उसका प्रचार भी करता हूँ। तो उस पे उन्होंने कहा कि इतना डीपली बात करते हुए बहुत कम लोग हैं उसमें से आप एक। तो शाबाश। तब लोग आपको कब जानेंगे, जब आप प्योर साइंस के साथ बात करो। तो मुझे ऐसे लगता है स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट, तो स्किल डेवलप करनी चाहिए। जी। लास्ट ईयर मैंने YCB3 किया, इस ईयर YCB4 किया, नेक्स्ट ईयर YCB5 किया। इट इज डजेंट मैटर आपने कितने लोगों के मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक किए, दैट इज योर स्किल्स। हम्म। फिर स्किल के बाद थर्ड पॉइंट होता है, वो है कैपेसिटी। हम्म। डिमांड भी है योग में, 100% नहीं 200% डिमांड है। हम्म। आप में सारे स्किल्स है, आप स्किल्स इनहांस कर रहे हो, इट इज अ कंटिन्यूअस जर्नी। ऐसा नहीं कि मैंने अभी स्किल हो गया, मैं योग गुरु हो गया, मैं योग गुरु हो गई, सब कुछ हो नहीं। गया, अभी बस मुझे कुछ सीखना नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो वो तो कंटिन्यू जर्नी। अभी थर्ड है कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स व्हाट, जैसे मैंने कहा 2015 में मुझे किसी ने बताया कि सर आप अकेला कितना करो, आपको तो ढूंढने के लिए आप गूगल पे भी नहीं हो, तो आप एक संस्था तैयार करो। तो स्किल के लिए स्किल है, बट आपको इंपॉर्टेंट क्या है, सर्विस देने के लिए आपके पास उतनी कैपेसिटी है क्या। फिर कैपेसिटी में बहुत सारी चीजें आती है, आर्थिक होती है, नेटवर्किंग होता है, समय होता है। अभी जैसे मैं खुद बताता हूँ, अगर आप गृहस्थी हो, आप 9 to 6 आपका पुरुषार्थ कर रहे हो आपका घर चलाने के लिए, तो आप कितना समय दे पाओगे, सुबह की जी। एक बैच, यार ज्यादा से ज्यादा रात की एक आधी बैच, बस उससे कुछ नहीं। तो आपको वो पता है, तो आपको अगर 200 बैच लेने तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक संस्था, जैसे कहते हैं संघ शक्ति कलयुग है। हम्म। कलयुग में अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता, आपको संगठन चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली योग में संगठन का है। आप दिखाओ कि 3 योग शिक्षक साथ में आए, कोई संस्था खड़ी की नहीं है, वो एक दूसरे की टांग खींचेंगे। ये बात बट तो आपने सही की। जब 3 लोग साथ में आएंगे तो वो 300 करोड़ का ज्ञान अब्रॉड से पैसे के रूप में यहाँ पे लेके आएंगे, ज्ञान देंगे, क्योंकि हम्म। वो 3 हो गए ना। अभी कोई आयुर्वेद सिखा सकता है, कोई ये सिखा सकता है, ये बहुत बड़ी कमी हमारे में हम्म। है आज भी, कि संगठनात्मक रूप से लोग काम नहीं कर रहे। और समझो कोई संगठन ऑलरेडी है 100 साल से, 50 साल से, 60 साल से, तो उसमें पॉलिटिक्स ही ज्यादा है।
हम्म। संगठन स्तर पे पॉलिटिक्स ज्यादा है, और वो योग बाजू में रहेगा और पॉलिटिक्स। आज कितनी सारी योग की जी संस्था है, उनके कोर्ट मैटर्स चल रहे हैं। तो सोचो, योग का काम क्या है? जोड़ना, युज धातु जी से जी। जोड़ना। यहाँ पे तोड़ने का काम कोर्ट में चल रहा है। तो उसके कारण लोग डरते नहीं कि अरे हम संगठन कैसे बनाए, हम साथ में काम कैसे करें। तो अगर कोई इंडिविजुअल काम करता है तो उसको ये पहले डिसाइड करना चाहिए, मैं कितना समय दे सकता हूँ, हम्म। और कितना समय देने के बाद मुझे कितना मिलेगा। और कोई गलत नहीं है कि आप उसको उसको उदर निर्वाह का साधन बनाते हो। अगर मुझे हाँ। लगता है कि मुझे महीने में 50,000 कमाने, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो 50,000 कमाने के लिए मेरे पास कितने स्टूडेंट होने चाहिए? हम्म। दिवाली में सारे स्टूडेंट्स गांव चले जाते हैं, मार्च अप्रैल में सारे स्टूडेंट बाहर चले जाते हैं। अब्रॉड में स्टूडेंट है तो कितने दिन रहेंगे? कोई 5 साल कंटिन्यू रहेगा, कोई 2 महीने रहेगा, कोई 3 महीने रहेगा, कोई सिर्फ। तो आपको उस तरह से पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने बहुत सारे हम सेशंस भी लेते हैं हमारी योगिक टीचर ट्रेनिंग के बाद, कि अभी आपने योगा टीचर ट्रेनिंग तो कर लिया, बट आपको सक्सेसफुल योगा टीचर होना है, तो आप में जी क्या क्या गुण होने चाहिए, वो जी बहुत महत्वपूर्ण है। जी। क्योंकि आप अगर उसको उदरनिर्वाह का साधन बताते हो, तो कल आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए इससे तो मैं अच्छा ब्यूटी पार्लर का कोर्स करूँ, इससे तो अच्छा मैं हेयर जी कटिंग करूँ, इससे तो अच्छा मैं टैटू का करूँ। तो ये जब आता है तो वो में हमारी समस्या नहीं, वो योग पे क्वेश्चन मार्क है, हमारे पे नहीं है। तो हमारे बहुत ही लिए बहुत सुंदर। ही वो मतलब इट्स अ पेनिंग फॉर अस। तो हम्म। उसके लिए मुझे ऐसा लगता है 3 चीज जो है, डिमांड, स्किल्स एंड कैपेसिटी, ये 3 पे खुद आत्म परीक्षण करना चाहिए, और फिर उसमें उतरना चाहिए पूरे विथ वेल इक्विप्ड। और फिर आपको वो धर्म युद्ध करना है, बहुत ही वो सुंदर। पुरुषार्थ करना है। बहुत ही सुंदर, आपने बहुत ही अच्छा ये बताया। बिल्कुल इनको मतलब एक ना, इसे बहुत ही सुंदर आपने बताया। डिमांड, स्किल और कैपेसिटी के माध्यम से जब आप मार्केट में उतरेंगे, मार्केट ही कह सकते हैं अभी तो आजकल भैया, बिल्कुल। प्रोफेशनल जर्नी है आपकी। तो आप बिल्कुल अच्छे से सिपाही सालार जैसे अपने युद्ध में उतरता है सारे अस्त्र शस्त्र लेकर। तो ये बहुत ही अच्छा रहा सच में, मतलब बिल्कुल उस हिसाब से। और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं सभी लोगों के लिए। और ये भी है कि आपका इतना सुंदर एक यूट्यूब चैनल भी है, तो हम उसका भी लिंक सबके साथ शेयर करेंगे। और भी अगर स्टूडेंट्स की कोई भी क्वेरी हो तो वो आप लिखकर भेज सकते हैं, या सर को भी टैग कर सकते हैं। तो इसके कंक्लूजन पे आ गए हैं भैया हम। ऐसा तो लग रहा है कि और आगे कंटिन्यू करें, तो इसके कंक्लूजन में आप क्या और कहना चाहेंगे? बहुत सारी चीजें हमारे पास मिल गई हैं आज तो, लेकिन और क्या आप बच्चों के लिए और सभी योग लवर्स के लिए, योगा एंटरप्रेन्योर्स के लिए और क्या आप कहना चाहेंगे इन कंक्लूजन भैया? देखो, समय की मर्यादा है, और उसे हम सरेंडर करना चाहिए। और हम तो यूट्यूब के माध्यम से, सभी के माध्यम से, हम हमारा, आप भी का बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। तो और हर कोई कर रहा है। तो कंक्लूजन तो मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आज देखोगे तो सबसे योग की जो आवश्यकता है ना, उनके लिए आप काम करो। और वो काम किसके लिए करना है कि आपको अगर जैसे पैसे कमाने हैं, अर्थार्जन करना है, तो विदेश में इसकी बहुत डिमांड है। और यहाँ पे बैठ के आप विदेश में सीख सकते हो, सिखा सकते हो। सिखा तो सकते उस हैं। पे फोकस करो। दूसरा है, कॉर्पोरेट्स में इसकी बहुत डिमांड है, हम्म। बहुत ही डिमांड है, और वो बहुत अच्छा पे करते हैं। क्योंकि कंपनियों के आप अगर प्रॉफिट देखो तो 300 करोड़, 500 करोड़, 600, ऐसे प्रॉफिट्स रहते हैं उनके। तो वो उनका एक बजट रहता है, हाँ। एम्प्लॉय वेलनेस बजट। हम्म। वहां पे आप जाके बोलोगे ना मैं योगा सिखाऊंगा, तो वो एचआर आपको एंटरटेन नहीं करेगा। बट आप जाके उनको बोलोगे ना कि मैं आपके, जो लोग बहुत कंपनी छोड़ के चल जाते हैं वर्क स्ट्रेस के कारण, या प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है लोगों की, उसके लिए मैं आपके साथ कुछ सेशंस करूंगा, वो आपको अच्छे हम्म। लगे तो आप कंटिन्यू करो। तो ट्रस्ट मी, आपको 10 भी कंपनियां आपको मिली ना, बहुत होगी। ठीक है। एग्जैक्टली। और ऐसा नहीं कि आप सिटी में रहते तो ही आपको आप कहीं पे भी रहो, आप ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं। हम्म। ये एक हो गया। और दूसरा है जिसपे आपने बहुत इंपॉर्टेंटली काम करना चाहिए, जिसको आजकल हम बोलते हैं जेन जी, यानी जनरेशन जेड। तो हाँ। ये जो लोग है ना, उनका क्या होता है, 2 शक्तियां हैं हमारे में, है ना, जो हमें बाय डिफॉल्ट मिल गई। जो लोग 1995 तक जन्मे हुए हैं, वो है प्रज्ञा शक्ति, और एक है जो है आपकी प्राण शक्ति। अब अच्छा। प्राण शक्ति और प्रज्ञा शक्ति जो है ना, वो हमें फ्री में मिली 95 तक वालों को। 96 वालों से लेके उनको भी मिली है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसको रिटर्न नहीं कर पाए। जैसे मैं आपको एग्जाम बता रहा हूँ कि हाँ अगर आपको बचपन का याद रहेगा, तो किसी ने हाँ बताया था कि देखो आप जाओ इस घर में और जाके ये कार्ड दे के आओ। तो आप हाँ। क्या करते थे? एड्रेस ढूंढने के लिए किसी को पूछते थे और जाके आते थे। आज बच्चे क्या करते हैं? गूगल मैप लगाते हैं, जाते हैं। दूसरी बार उनको पूछा ना वहां पे लेके जाओ, तो वो गड़बड़, कहाँ से जाओ?
पता ही यू नहीं। कांट बिलीव, लोगों को पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर पता नहीं है। बच्चों को अ, हमारे जो ऋतु है, हमारे जो हिंदी महीने या मराठी महीने, वो भी पता नहीं। तो प्रज्ञा शक्ति उनकी ऑटोमेटिक कम हो रही है। जैसे पहले क्या होता था, हमें घर में 500 रुपए दिया जाता था और बोलते थे जाओ ये चीज लेके जाओ, लिस्ट बना के। हम जाते थे, सब्जी वाले को बोलते तो भैया 15 रुपए महंगा है, 10 में दे दो, ऊपर से धनिया भी फ्री दे दो। आज के बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल पे जाके ये करते, उधर बार्गेनिंग का ऑप्शन ही नहीं है, जितने नहीं, में उतने ब्लिंकिट, में। हाँ, आपका ब्लिंकिट, जेप्टो और ये ऑनलाइन में उसके काफी लिए क्या चल हो रहा रहा है। है, उनकी जो प्रज्ञा शक्ति है, उसकी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो डेवलपमेंट नहीं हो रही, जो हम्म। बहुत ही हानिकारक है, जो उनको आगे जाके गुलाम बनेगा। और जैसे पहले क्या होता था, हमें कुछ काम करना है तो उसके लिए कुछ घंटे लगते थे। आज बटन दबाते ही मोबाइल ऑन, बटन दबाते ही कंप्यूटर ऑन, बटन दबाते ही फैन भी के लिए भी रिमोट आ चुका है। जी। तो उनकी जो एक सस्टेन पावर थी, पेशेंस थे, वो कम होते जा रहे हैं। जी। तो उसके लिए वो जल्दी मानसिक रुग्ण बनने वाले हैं। यानी आज जो 95 के बाद जन्मे हुए बच्चे हैं, जैसे कोई 2005 में, कोई 2010 में, उनकी आयु अभी क्या है, 20 साल, 22 साल। अभी इनका जो रिएक्शन शुरू होगा वो 35 के बाद शुरू होगा। तो आने वाले समय में मानसिक रुग्णों की बहुत जबरदस्त यहाँ पे मतलब बढ़ने वाले हैं ये चीज। और हम्म। उसके लिए योग शिक्षक बहुत आवश्यक, क्योंकि उनके लिए दो ही चीजें, केमिकल सपोर्ट, जो पिल्स लेंगे, केमिकल सपोर्ट स्लीप हो या केमिकल सपोर्ट और ट्रीटमेंट हो, उससे अच्छा योग है। तो हम्म। योग में शरीर से भी ज्यादा हमें उनके लिए काम करना पड़ेगा। और प्राण शक्ति जो है, आजकल के बच्चे देखें 9 बजे उठते हैं, सूर्य की कोई रोशनी मिलती नहीं, फिर उसके बाद उनमें प्राण शक्ति नहीं है, चेहरे पे कोई तेज नहीं है। तो उसके लिए प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए उनको योग और विशेषता प्राणायाम की बहुत आवश्यकता है। तो वो अगर हम सिखाएंगे तो हमारी जो आगे आने वाली युवा पीढ़ी, उसके लिए भी अच्छा होगा। और लोग उसके लिए आपकी उस सेवा का मूल्य देने के लिए तैयार है, कोई जी। फ्री में नहीं सिखाना चाहता। तो आप उनको एक अच्छा सा मूल्य लगाओगे तो वो उस सेवा के प्रति आपको मूल्य भी दे देंगे। तो एक बहुत व्हाइट कॉलर अच्छा सा एक प्रोफेशन है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग सर्टिफिकेट के पीछे मत भागे, स्किल के पीछे भागे और सिद्ध करे उस चीज को। उसके लिए तपस्या आवश्यकता है। स तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेविते दृढ़ भूमि, जो बताया उस तरह से हमें वो करने चाहिए। और अभ्यास वैराग्य न तन्निरोधा, वैसे बताए तो अभ्यास भी जरूरत है, वैराग्य की भी जरूरत है, तभी वो आपको साध्य होगा। और दीर्घकाल निरंतरता से करते रहना है। अपयश नाम की कोई चीज नहीं है, जो होता है उससे या तो आप निखरते हो या बिखरते हो। बिखरने वाले से योग वाले नहीं होते, क्योंकि योग एक ऐसी चीज है कि जिसमें हर व्यक्ति में असीम संभावना है, और उस संभावना का स्वामी बनने की ताकत योग में है। इतना मैं कहूंगा। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये कहते हैं मैं सबको एक अच्छा, अभी सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया है, हमने उत्तरायण के बहुत ही अच्छे समय में प्रवेश किया है। ऐसे इस प्रवेश के समय में आपको सबकी आयु के लिए, सबकी बुद्धि के लिए, सबके विवेक के लिए भगवान को प्रार्थना करूंगा। आपने इस मंच पे मुझे बुलाया और इस माध्यम से मैं थोड़ी सी मानवता की सेवा कर पाया, इसलिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगा। हम आगे भी आपके साथ और कंटिन्यू करेंगे, कुछ और पॉडकास्ट करेंगे। और व्यूवर से भी रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चंस हो आप बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।